हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, यानी कि हमारा जो लेसन है वो है केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, और चाहे अदर एग्जाम की बात करें तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संसद की बात करते हैं। भारतीय संसद से पहले हम देखेंगे कि जो हमारी सरकार है, सरकार का अर्थ क्या होता है और सरकार की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सरकार शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसकी परिभाषा क्या है। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अमूर्त और अदृश्य। आप में से मेरे को एक जना भी ये बता दे कि हमने सरकार को देखा है। मैंने तो नहीं देखा सरकार को, लेकिन जो लोग सरकार चलाते हैं, जिनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, मैंने उन नेताओं को जरूर देखा है। मैंने क्या है, उन नेताओं को जरूर देखा है जो हमारे देश के संचालन के लिए सरकार का गठन करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। और इस सरकार का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो देश की जनता के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि सरकार का अर्थ क्या हो जाएगा? अदृश्य और अमूर्त होती है। इसको मूर्त रूप कौन प्रदान करता है? इसे जो नेता होते हैं वो इसे मूर्त रूप प्रदान करते हैं। मूर्त रूप प्रदान करते हैं, वही सरकार की परिभाषा कहलाती है। समझ आ गया आपको इतना? और दूसरी तरफ हमारी जो सरकार है, उसके 3 अंग बताए गए हैं। सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा इसके अंदर व्यवस्थापिका। सबसे पहले व्यवस्थापिका है, दूसरी इसमें कार्यपालिका है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर वॉच करना है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन जरूर करना है। हम बात कर रहे थे सरकार के 3 अंगों की। पहला इसमें व्यवस्थापिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से ही हमारी सरकार चलती है। ये तीनों हमारे सरकार के आधार स्तंभ माने जाते हैं एक रूप से। और आपको पता है हमारे देश की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार चलती है। हमारे देश की जो सरकार है वो संविधान के नियमों के अनुसार चलती है। हमने लेसन नंबर 5 किया था, उसके अंदर देखा था कि जो हमारे देश का लोकतंत्र है वो किस पर ज़्यादा विश्वास रखता है? संविधान के ऊपर। इसलिए हमारे देश में संविधान को सर्वप्रमुख माना जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक संसद और दूसरा विधानमंडल। ये जो विधानमंडल है ये राज्यों के लिए है। हमारे देश में जो प्रशासनिक स्तर की अगर हम बात करें, सरकार की अगर हम बात करें, तो सरकार को अलग अलग भागों में बांटा है। एक तो केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर भी यही सिस्टम है। देखो, राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका कौन सी होती है? विधानमंडल होते हैं। और केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका कौन सी होती है? संसद होती है। और हमारी ये जो क्लास है आज हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर संसद के ऊपर जो 2 भागों में बंटी होती है, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। समझ आ गया? और दूसरी तरफ हमारी जो विधानसभा है ये भी 2 भागों में बंटी होती है। एक तो हो जाएगा इसके अंदर विधानसभा और दूसरा हो जाएगा इसमें विधान परिषद। ये जो विधान मंडल है ये हम करेंगे लेसन नंबर 6-7 के अंदर। हमारा 7 नंबर चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ कार्यपालिका की। कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, हमारे देश का राष्ट्रपति। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उसके बाद आता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आता है मंत्री परिषद। सिंपल सी बात है। व्यवस्थापिका है जहाँ व्यवस्था की जाएगी, कार्यपालिका है जो कार्य करने वाले लोग हैं। अब
संसद तो कार्य क्या करेगी, संसद में जो लोग कार्य काम है, काम करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ही कार्य किया जाएगा। इसके बाद आती है अगली न्यायपालिका, जिसके अंदर सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारे देश का वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के नीचे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो हाई कोर्ट के अधीन रहकर के कार्य करते हैं। ये थे हमारे सरकार के 3। तो आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो सिर्फ संसद के ऊपर बेस्ड रहेगी। संसद पूरी होने के बाद हम कल शुरू करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे संसद को। देखो हमारे देश की जो संसद है, हमने अभी देखा कि ये 2 भागों में बंटी हुई है। सबसे पहले तो है इसके अंदर लोकसभा और दूसरी है इसके अंदर राज्यसभा। इसके साथ साथ संसद का एक तीसरा अंग और माना जाता है। संसद का एक तीसरा अंग और माना जाता है, वो होता है प्रेसिडेंट, हमारे देश का राष्ट्रपति। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो संसद का तीसरा अंग माना जाता है। ध्यान में रखना है आपने इसको। अब इस संसद का जो गठन है वो किससे मिलकर के हुआ, लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण हुआ। अब दूसरी बात कि लोकसभा का गठन कैसे हुआ, राज्यसभा का गठन कैसे हुआ। इनका गठन होता है हमारे देश के संविधान के अनुसार। हमारे देश के संविधानवाद के नियमों के आधार पर लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले हम देखेंगे संसद क्या होती है। देखो संसद के जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इतना ही क्वेश्चन आता है कि संसद की कार्य शक्तियों को वर्णित कीजिए या समझाइए। संसद की कार्य शक्तियां, अगर हम संसद की कार्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो संसद की कार्य शक्तियों को 6 भागों में बांटा गया, सॉरी 5 भागों में बांटा गया है। जिसके अंदर पहली है इसके अंदर विधायी शक्ति, विधायी का मतलब कानून निर्माण की। दूसरी है इसके अंदर संविधान संशोधन की, हमारे देश के संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो सिर्फ संसद को प्रदान की गई है। तीसरी आती है इसके अंदर वित्तीय शक्ति, कि जो वित्तीय रूप से जो बजट पारित किए जाते हैं वो संसद के माध्यम से ही होते हैं। और चौथी आ जाएगी इसके अंदर प्रशासनिक शक्तियां। ध्यान से सुनना, इस टॉपिक के बाद आपके जो अगले 2 टॉपिक आएंगे, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, वो आपके दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आपका ये संसद का टॉपिक मिस हो गया तो आपको अगले वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो आपको बड़ी समस्या आएगी उसके अंदर। तो इसके अंदर 5वां पॉइंट आ जाएगा निर्वाचन संबंधी, और छठा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर विविध। विविध का मतलब कि जो अन्य शक्तियां हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली है इसके अंदर विधायी शक्तियां, दूसरी संविधान संशोधन, तीसरी वित्तीय, चौथी प्रशासनिक, पांचवी निर्वाचन और छठी विविध, यानी कि जो अन्य शक्तियां हैं जो संसद के पास होती हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं। अब पहली इसके अंदर है विधायी शक्तियां। देखो इसमें क्या होता है, विधायी के अंदर संसद के पास कानून निर्माण की शक्ति होती है। संसद के पास कानून निर्माण की शक्ति होती है। और संसद जो है वो कानून का जो निर्माण है वो कुछ ही विषयों पर करता है। देखो हमारे देश में संविधान के अंदर जो कानून निर्माण के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। कानून निर्माण के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। पहली है इसके अंदर संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी तीसरी आ जाएगी इसके अंदर समवर्ती सूची। समझ में आ गया आपको। कानून निर्माण यानी कि कानून निर्माण के लिए कुछ विषय निर्धारित किए गए। ऐसे विषय जो संघ सूची में शामिल हैं उन पर कानून निर्माण का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। और ऐसे विषय जो राज्य सूची में शामिल हैं उन पर कानून निर्माण का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों के पास होता है। और ऐसे विषय जिसके अंदर
जिसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इन विषयों पर कानून निर्माण का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्यों के पास होता है। यदि इन दोनों में से किसी एक में विवाद हो गया, इन दोनों में से अगर किसी एक में भी विवाद हो जाता है तो अंतिम जो निर्णय है कानून निर्माण का वो केंद्र सरकार का माना जाता है। अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? यहाँ पे केंद्र सरकार का माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अंतिम निर्णय दे दिया, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार जो सर्वाधिक शक्तियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यानी कि संसद को प्रदान की गई है। समझ आ गया आपको इतना? अब हम बात करेंगे यहाँ पे संघ सूची के विषयों की, कि संघ सूची के विषयों पर जो कानून निर्माण है वो केंद्र सरकार करेगी। अब केंद्र सरकार जब कानून बनाएगी तो इसके लिए उसे दो सदनों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो होता है लोकसभा और दूसरा आता है इसके अंदर राज्यसभा। जो भी कानून बनता है वो इन दोनों सदनों से ही पारित होता है। इन दोनों सदनों से पारित होकर के ही वो आगे राष्ट्रपति के पास जाता है कानून निर्माण से पहले। अब जो कानून बनाया गया वो लोकसभा में पहली बार रखा जाएगा या फिर राज्यसभा में पहली बार रखा जाएगा। जिस भी सदन में, इन दोनों सदनों में से जिस भी सदन में वो पहली बार रखा जाता है तो उसे पारित करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। जो भी कानून बनता है वो दोनों सदनों से बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए 3/4 बहुमत आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा में जाए तो या फिर राज्यसभा में जाए तो। तो दोनों सदनों से अलग अलग 3/4 बहुमत चाहिए, तभी वो कानून का रूप ग्रहण करने से पहले वो 3/4 बहुमत चाहिए। अगर यदि दोनों सदनों से 3/4 बहुमत मिल जाता है तो वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा अंतिम रूप से हस्ताक्षर के लिए। जैसे ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए वो जो विधेयक था, जो प्रस्ताव था वो कानून का रूप ग्रहण कर लेगा। ये था विधायी शक्तियां, कानून निर्माण की शक्ति। नेक्स्ट आती है इसके अंदर संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अब हमने क्या डिस्कस किया? जो भी कानून बनाना है वो उसके लिए दो सदन चाहिए आपको, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इन दोनों सदनों की ही आवश्यकता पड़ेगी हर बार आपको। देखो, संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सिर्फ संसद को प्रदान की गई है। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ये दोनों किसके अंग है? संसद के ही हैं। यानी कि कानून निर्माण जो है वो संसद के किसी भी सदन में पहले प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो लोकसभा उसे प्रारंभ करे या फिर राज्यसभा। अगर किसी भी सदन से पहले प्रारंभ किया जाता है तो वह उसे 3/4 बहुमत से पारित करेगा, और यदि दूसरे सदन में जाता है तो उसे भी कितने बहुमत से पारित करना पड़ेगा? 3/4 बहुमत से। यदि दोनों सदनों से वो पारित हो जाता है उसके पश्चात ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया था संविधान में संशोधन लाने का, तो उसके लिए आधे से ज़्यादा भारत के आधे से ज़्यादा विधानमंडलों का बहुमत चाहिए। आपको पता है हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं, तो इसका आधा कितना हुआ? 14। आधे से ज़्यादा बोला मैंने, यानी कि अगर 28 में से 15 राज्यों का भी बहुमत मिल जाता है तो संसद उस विधेयक के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकती है। समझ आ गया आपको इतना? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब हम चलेंगे आगे इसके अंदर। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो संसद के पास है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसे 3/4 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा। यदि दोनों सदनों से पारित हो जाए तो वो राज्य सरकारों के पास जाता है, यानी कि विधानमंडलों के पास जाएगा। और भारत के आधे से ज़्यादा विधानमंडलों का बहुमत बहुत जरूरी है। यदि बहुमत नहीं मिलता तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। यदि बहुमत मिल जाता है तो वो प्रस्ताव
पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति के अंतिम रूप से सिग्नेचर के पश्चात वो कानून का रूप ग्रहण कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। तीसरी शक्ति है इसके अंदर वित्तीय। वित्तीय शक्ति की बात करें, देखो ये जो वित्तीय शक्ति होती है ये राष्ट्रीय बजट से संबंधित होती है। और ये जो बजट है आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। जो ये जो वित्त मंत्री होता है वो अपने अन्य मंत्रियों की सहायता से इस बजट का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, इस बजट के अंदर सरकार क्या करती है, प्रत्येक वर्ष जितना भी पैसा खर्च करती है उससे जो सरकार को आय प्राप्त हुई और उस आय के अलावा सरकार को जितना घाटा हुआ, इन सब की जो डिटेल है वो सरकार क्या करती है, अपने बजट में रखती है। आपको वित्तीय वर्ष के बारे में तो पता ही होगा, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसलिए सरकार क्या करती है, जो बजट होता है वो फरवरी के महीने में लाती है, ताकि 1 महीने के अंदर जो भी बजट की प्रोसेसिंग होती है अंतिम रूप से लागू करने की, वो अप्रैल प्रारंभ होने से पहले ही उसे लागू कर दिया जाता है। जो भी नई जो बहियाँ होती हैं उसको प्रयोग में लाया जाता है, जो पुरानी होती हैं उसे अंतिम रूप से स्टोर कर दिया जाता है, उसे सुरक्षा की दृष्टि से रख लिया जाता है। अब इसके अंदर सरकार के द्वारा जो भी आय व्यय किया जाता है वो इसी बजट के अंदर रखा जाता है, जो सरकार प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले ही सप्ताह में रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट आता है इसमें चौथा पॉइंट, प्रशासनिक शक्तियां। कि संसद के पास जो प्रशासनिक शक्तियां होती हैं जिसके तहत संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। देखो इसमें क्या होता है, संसदात्मक व्यवस्था के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्या होता है, जो भी मंत्रिमंडल चुना जाता है, मेन रूप से तो इसमें मंत्रिमंडल ही काम करता है, चाहे आप लोकसभा ले लें या राज्यसभा ले लें, मंत्रिमंडल ही हुआ। अब ये जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ। अपने क्या कहते हैं, एक जो मंत्री है, जो चाहे वो कैबिनेट स्तर का है, लोकसभा का है, राज्यसभा है, तो वो सांसद ही एक प्रकार से, संसद का सदस्य सांसद ही कहलाएगा। तो ये जो मंत्री है वो पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है। लोकसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक लोकसभा को विश्वास प्राप्त है तब तक ही मंत्रिमंडल कार्य करता है। जब तक लोकसभा को विश्वास प्राप्त है तभी तक वो मंत्रिमंडल कार्य करेगा। जैसे ही लोकसभा ने अपना विश्वास खो दिया, समाप्त कर दिया संसद के अंदर, तो वो सरकार गिर जाएगी, मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पांचवी शक्ति आ जाएगी इसके अंदर, निर्वाचन संबंधी। कि संसद के पास जो निर्वाचन संबंधी शक्ति है वो अनुच्छेद 54 के तहत है। अनुच्छेद 54 में संसद को निर्वाचन संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। और ये जो शक्तियां हैं कि संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति के साथ साथ वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चाहे निर्वाचन करना है तो संसद के सदस्य भाग लेते हैं, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो भी किसके द्वारा प्रक्रिया शुरू होती है, वो संसद के सदस्यों के द्वारा ही प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान में रखना है आपने इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आ जाए तो संसद के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे राष्ट्रपति है चाहे उपराष्ट्रपति है। अगर उन्हें उनके पद से हटाना है, जिसे अपने महाभियोग कहते हैं, जिसे
महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया भी स्टूडेंट संसद में प्रारंभ होती है और इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले कौन होते हैं? या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या फिर राज्यसभा के सदस्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम चलते हैं आगे। इसके अंदर छठा पॉइंट आता है विविध। विविध का मतलब है अन्य शक्तियां, कि संसद के पास अन्य कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। देखो, अन्य के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार की शक्तियां मानी जाती हैं, सिर्फ दो ही प्रकार की। एक तो होती है इसके अंदर संकटकालीन, एक क्या हो जाएगी इसके अंदर संकटकालीन, और दूसरी इसके अंदर हो जाएगी महाभियोग की। दूसरी क्या हो जाएगी इसके अंदर? महाभियोग की। मैंने अभी अपने पीछे डिस्कस किया था निर्वाचन के अंदर, यहाँ हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। निर्वाचन भी संसद के सदस्य करेंगे और महाभियोग की प्रक्रिया भी किसके द्वारा शुरू होगी? संसद के द्वारा, चाहे वो लोकसभा में शुरू हो या फिर राज्यसभा के अंदर। ध्यान में रखना है। देखो, संकट काल में क्या होता है, जब हमारे देश में युद्ध जैसी समस्या बनती है, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, यदि ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमारे देश में क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। ये जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति किसकी अनुमति से लागू करता है? जब तक संसद से अनुमति ना मिल जाए। संसद से लिखित के अंदर अनुमति मिलना बहुत जरूरी है। यदि लिखित में अनुमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है, यानी कि आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब ये जो आपातकाल है वो तीन तरह से लागू होती है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 के अंदर तो होता है युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। 356 में राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अच्छे से काम नहीं करता, वह विफल है काम करने में, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तीसरी, वित्तीय आपातकाल। तीसरी क्या हो जाएगी? वित्तीय आपातकाल। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, संपूर्ण विश्व के अंदर जो कारोबार है, जो अर्थव्यवस्था है वो ठप है, एक तरह से बिल्कुल बंद है, वो जीरो है। जिससे क्या है, हाँ, यदि हमारे देश की जीडीपी दर गिर जाती है, और वैसे भी हमारे देश के जो अर्थशास्त्री, उन्होंने वर्तमान में जो जीडीपी दर है वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव बताई है। उन्होंने कहते हैं कि इस वर्ष नेगेटिव रहने वाली है। तो इन स्थितियों के अंदर क्या होता है, संकट काल यानी कि आपातकाल घोषित किया जाता है। और दूसरी तरफ आता है महाभियोग की प्रक्रिया। चाहे वो राष्ट्रपति के विरुद्ध हो तो वो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जिसे भी जिसके पद से हटाना है उसे सूचना देना बहुत अनिवार्य है। उसे पहले से सूचना देना बहुत अनिवार्य है। यदि पहले सूचना नहीं दी जाती तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, वो रद्द हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि महाभियोग की प्रक्रिया तभी सफल होएगी जब दोनों सदनों से 3/4 बहुमत मिल जाएगा। दोनों मतलब चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा। यदि दोनों सदनों से 3/4 बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये था हमारा संसद का टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ संसद का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। और कल की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम करेंगे सिर्फ लोकसभा के बारे में। कल की क्लास हम सिर्फ लोकसभा के बारे में करेंगे। देखो, यहाँ लोकसभा के दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है लोकसभा का गठन, और दूसरा बनता है इसमें लोकसभा की कार्य शक्तियां। जैसे हमने संसद की कार्य शक्तियां पढ़ी थी, उसी तरह लोकसभा के पास भी कार्य शक्तियां होती हैं। तो कल की क्लास हमारी सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।